जुम्मे का एक बहुत बड़ा फ़ायदा, R1 की क्लास 15 मिनट पहले ख़त्म हो जाती है। असल में देखिए ना, कुछ खुशियाँ होती हैं, कुछ गमियाँ होती हैं। खुशी को याद करके हमेशा मोटिवेट होना चाहिए। 15 मिनट की तो चूंकि जब वो 15 मिनट कम हो गए तो उन्होंने कहा यार ये तो ऐसे तो नहीं, मतलब जो है ना, इतना ज़बरदस्त तरीके से माहौल चल रहा था और 15 मिनट पहले ख़त्म हो गई। तो वो जुम्मे वाले दिन 2 घंटे की इजाफी, असल में ये नई स्कीम की आतंकवादियत से जो है ना, वो टीचर्स एकदम से थोड़ा सा पैनिक होते हैं कि कहीं बच्चों के साथ बहुत बुरा ना हो जाए। तो ऐसे में वरना देखिए किस टीचर को अच्छा लगेगा कि वो बिला वजह एक्स्ट्रा पढ़ाए। मज़े की बात है वो एक्स्ट्रा क्लास ना भी हो तो भी उतनी ही फीस देनी थी आप लोगों ने, एक्स्ट्रा हो तो भी उतनी फीस देनी है। तो एक कॉमन सेंस यही है कि टीचर फिर कहे कि यार फीस तो आई हुई है, बस ठीक है बच्चे कर लेंगे अपना काम। लेकिन कई दफ़ा जो सिंसियर टीचर्स होते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होती है कि नहीं भाई ये जो ज़्यादा चेंजेस आई हैं तो इसमें स्टूडेंट्स के साथ मुश्किल ना हो जाए, तो वो थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा केयर करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहते हैं। मैं आपके परेशान होने से पहले बहुत सारा एहतजाज किया था। मैंने कहा सर जी जाने दें, को थोड़ा सा ज़रा जो है ना, अब वो बच्चे उस तरह के नहीं रह गए कि जो वाकई पढ़ना भी चाहते हों। ठीक है, तो ये बस आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये बस थोड़े से कमज़ोर दिल के लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरा दिल ही नहीं मान रहा, ये जो ये नई स्कीम ने ऐसे ऐसे करके इसमें ये चीज़ ऐड की है, ये ऐसे ऐड की है, अगर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो फिर R1 में पहली खुशी ये थी कि आज असली वाली क्लास 15 मिनट कम थी। अच्छा, लॉ वाली क्लास भी छोटी, 1.25 घंटे की क्लास होती है, तो तकरीबन ये क्लास भी आज होती है तकरीबन कुछ 40 मिनट की। तो 15 मिनट उनके कम हुए, 40-45 मिनट मेरे समझे कम हो गए, तो 1 घंटा तो आपको क्रेडिट में आ गया। तो वो जो 2 घंटे की क्लास है उसमें से 1 घंटे का क्रेडिट, तो टेक्निकली टोटल इन टोटलिटी जो है ना, अगर हम नेट करें वो डेबिट क्रेडिट को, तो तकरीबन जो है ना वो 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा पढ़ना है आज। और घर जाके लॉ एक्स्ट्रा पढ़ना है। नहीं सर, ओवरऑल नुकसान हमारा ही हो रहा है। इन्होंने कहा इसमें तो सारा नुकसान ही हमारा है, पेपर पास हो जाना है, तैयारी अच्छी हो जानी है, नहीं सर वो कितना सारा नुकसान। ये देखिए, पहले अगर हमें नमाज पढ़नी थी इधर पढ़ देते, अब हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा वो इतनी दूर मस्जिद में। ठीक है, ये भी हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। और सेकंड बात नहीं, तो बात ये है कि अगर मैं 1:10 पे छोड़ दूं तो आप नहीं पहुंच सकेंगे। सर पहुंच जाएंगे, वहाँ जगह ही नहीं मिलती, हम क्या करें वहाँ। इसका मतलब है कि अब आप लोग वो हो गए, प्रोफेशनल स्टूडेंट हो गए। जब बंदा सिर्फ घरेलू होता है ना, जो 24 घंटे घर में होता है, तो वो आराम से जमात के टाइम से को पौना घंटा पहले मस्जिद में बैठ जाता है, तस्बीह पढ़ रहा होता है। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं जॉब करते करते भाग दौड़ में निकलते हैं, जल्दी से जनाब बाइक्स पे बैठे और धाड़ धाड़ करके पहुंचे, वहाँ पे नमाज अदा की, खाना खाया और उसी ब्रेक में सब कुछ करके वापस आके काम पे भी लग गए। तो जुम्मे के बारे में जो अल्लाह ने भी कहा है कि जब जुम्मे का वो हो तो फिर निकलो, चीज़ें छोड़ दो। तो इसका मतलब है कि जुम्मे को कुछ हो रहा था ऑलरेडी, कुछ खरीदो फरोख्त जारी थी, कुछ कारोबारी सरगर्मियां हो रही थी। तो अल्लाह ने जुम्मे को रेस्ट करने का नहीं कहा, उसने भी कहा कि हाँ उस वक्त जो काम काज चल रहा हो उसको छोड़ के निकलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उस पोजीशन में आ गए कि अब जो है आप उन पसंदीदा लोगों में हैं जो उस दिन काम काज छोड़ के जुम्मे की तरफ जाएंगे। तो मुझे तो खुशी हो रही है इस बात से। आप उदास हैं कि जी अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा। अब दुनिया हमेशा परफेक्ट थोड़ी होती है, हमेशा 24 घंटे तो नहीं होंगे, लेकिन आज उतना मार्जिन नहीं है कि हम उसके ऊपर जो है ना वो सारी डिस्कशन कर सकें। मैं ये बता रहा था कि हर सैटरडे जब आपका तकलीफ डे गुजरेगा, फ्राइडे, तो मेरी कोशिश ये होगी कि जब तकलीफ से गुजर रहे हैं तो थोड़ा और तकलीफ उठा लें, उससे सैटरडे खुशगवार हो जाएगा। यानी सैटरडे वाले दिन पढ़ाई ना हो और सैटरडे वाले दिन सिर्फ टेस्ट हो। और फ्राइडे को तो आप ऑलरेडी एक अपना हाई परफॉर्मेंस डे डिक्लेयर कर चुके हैं। घर जाके आपने लॉ तैयार किया, पूरे वीक का रिवाइज किया और अगले दिन सिर्फ आपने लॉ की क्लास में टेस्ट देना हो और आगे मजीद ना पढ़ना हो, ताकि सैटरडे को जब आप घर जाएं तो आपके पास लॉ का कुछ पढ़ने वाला ना हो, संडे को लॉ का कुछ ना पढ़ने वाला हो। तो थोड़ा सा ऐसे, जब मुझे अंदाज़ा हुआ था टाइम टेबल का इस तरह से, मैं नॉर्मली लॉ में मंडे को टेस्ट लिया करता था,
तो मैंने टेस्ट का डे चेंज कर दिया। मैंने कहा जब ये एक दफ़ा मेहनत कर ही रहे हैं तो इन्हें पता हो कि अब फ्राइडे मेरा हफ्ते का सबसे तकलीफ दे दिन है। और आप याद करें तो मैंने कहा था आपने डेली जाके रेगुलर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो हफ्ते में एक ऐसा दिन होगा जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्टिंगली वो फ्राइडे का दिन होगा, क्योंकि फ्राइडे को टेस्ट तैयार करके अगर अगले दिन टेस्ट दे दिया और कुछ नया नहीं पढ़ा तो सैटरडे संडे लॉलेस, जिसमें कानून ही नहीं, ला कानूनियत का सा माहौल होगा कि आप टेस्ट देने के बाद आप 2 दिन तक हवाओं में उड़ते फिर रहे होंगे कि लो जी मैं तो अब लॉ को कुछ नहीं करना इन 2 दिन। ठीक, तो सैटरडे को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अकाउंटिंग टैक्स टाइप की चीज़ पढ़नी पड़ेगी। संडे कोशिश कीजिएगा लाजमी एक ऑफ डे के तौर पे अपने पास रखें। संडे शुड ऑलवेज बी एन ऑफ डे। लोगों को पढ़ने का इतना शौक होता है कि 7 दिन पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आगे आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, आपको मसले आ जाते हैं। संडे को पीपी होता है जी, संडे को पीपी वगैरह क्लास संडे को पीपी वगैरह की क्लास होती है, तो बहुत जल्दी आप लोगों ने पीपी वगैरह स्टार्ट कर दिया। आइडियली पहले 3 पेपर्स के साथ नहीं करना चाहिए, आप तो अभी एक पैटर्न बना रहे होते हैं, दरमियान के 3 पेपर्स के साथ पीपी एमएस ऑफिस उठाना चाहिए। अब अगर आप कहें सर हमें खौफ है कि उसकी असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसलिए वो कर रहे हैं, तो ये खौफ भी आपको है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वैसा पीपी कराते हैं जिसके बाद कोई बाहर का बंदा भी असेस करेगा तो आपने पास हो जाना है। हम वो वाला तो नहीं कराते कि वो बस पैसे लेके और सर्टिफिकेट दे दिए। इधर तो बच्चे रोते रहते हैं कि क्यों पढ़ा रहे हो मुझे। हम कहते हैं भाई पैसे तुमने दिए, तो कहते हैं मैंने पैसे दिए थे नहीं पढ़ना मैंने। हम कहते नहीं अब तो हम पढ़ाएंगे। तो पीपी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये फियर नहीं है कि उनकी असेसमेंट होगी तो क्या होगा, वो उसमें पास हो सकेंगे नहीं। तो अगर इस खौफ से कर रहे हैं तो टेंशन मत लें, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेवल पे चीज़ें चल रही होती हैं, हमारे स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर आप थोड़ा सा मार्केट में भी पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हाँ अगर वाकई सही में करना है, लेकिन ये ज़रा जालिम लोग हैं, ये फिर वाकई सही में भी कराते हैं, ये फिर उसके बाद बैकआउट भी नहीं करने देते। सर ये पीपी में पैंट शर्ट कंपलसरी है? क्या पीपी में पैंट शर्ट वगैरह कंपलसरी? अनफॉर्चुनेटली यस। आपको पीपी जिस माहौल के लिए तैयार करवा रहा है वो थोड़ा सा और है, इसलिए ये शायद बिल्कुल कैफ का स्टार्ट इज़ नॉट वेरी राइट फॉर पीपी एमएस ऑफिस। आइडियली पहले 3 पेपर देने के बाद अगले 3 पेपर्स के साथ पीपी उठा लिया और उससे अगले 3 पेपर्स के साथ जो है या अगले 2 पेपर्स के साथ हमने एमएस ऑफिस उठा लिया। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब तो आईकेप एक और कोर्स भी आपकी पसंदीदगी के लिए लेके आ रहा है जो आइल्स से मिलता जुलता है। बस अच्छा, आपने तो BWCS किया हुआ होगा, आपका शायद एग्जाम्ट हो जाए फिर। हाँ बचत हो गई शायद। तो वो जो आगे BWCS किए बगैर आ रहे हैं उनको फिर वो देना पड़ेगा, एक और सब्जेक्ट वो कैफ के दौरान देना पड़ेगा। कैफ में PRC में कभी भी दे सकते हैं। तो खैर इधर वापस आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कुछ, कल हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि कंपनियों की कितनी कैटेगरीज होती हैं। पहले तो हमने एक बड़ा वर्ड देखा बॉडी कॉर्पोरेट। 3 चीज़ें शामिल हैं और 2 चीज़ें शामिल नहीं हैं। 3 चीज़ें कौन सी शामिल हैं? कौन सी 3 चीज़ें शामिल हैं? कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान में कोई भी कंपनी जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हो, कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान की किसी भी और लॉ में रजिस्टर हो। 2 चीज़ें हो गई, एक कंपनी लॉ वाली कंपनियां और एक किसी भी लॉ वाली कंपनियां। और जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, ये 3 तरह की कंपनियां बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल हैं। कौन सी 2 शामिल नहीं हैं? हाँ जी, कौन सी 2 शामिल नहीं है? सर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ में रजिस्टर हुई है, उसके लिए यहाँ रजिस्टर होना मैंडेटरी नहीं है। और जिसको रेलेवेंट मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू कह दे कि ये नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट, तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सर जी, अगर कोई कंपनी है, मतलब वो 2017 एक्ट के मुताबिक जो है ना कंपनी है, लेकिन फिर भी मिनिस्टर कहे कि ये मतलब कंपनी नहीं। जी, इन्होंने कहा 2017 का जो एक्ट है उसके मुताबिक अगर एक कंपनी है और मिनिस्टर फिर भी कहना चाहे कि ये कंपनी नहीं है, लॉ ने मिनिस्टर को भी रोक दिया। लॉ मिनिस्टर से भी ऊपर है। तो लॉ ने ये कह दिया कि एनी एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी, आप वो जुमला देखें तो उसमें लिखा हुआ है नॉट बीइंग अ कंपनी। इसका मतलब है जो कंपनी है ना उसको उन्होंने कह दिया नहीं, इसको नहीं छेड़ना।
तो कंपनी के अलावा अगर वो दूसरे सेटअप को, मुल्क से बाहर के सेटअप को, किसी और कानून के सेटअप को, जो बॉडी कॉर्पोरेट अपने आप को कहते हैं, अगर उनको मना करना चाहे तो मना कर सकता है। लेकिन जो कंपनीज एक्ट वाली कंपनी है उसको मिनिस्टर को भी इजाज़त नहीं है कि वो कहे कि कल से ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में पाकिस्तान की कंपनी लॉ की रजिस्टर्ड कंपनी हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी, उसको मिनिस्टर भी माइनस नहीं करवाएगा। कंपनी नहीं है तो कंपनी कहना चाहिए जी, अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो कंपनी है इसको कंपनी कहना चाहिए। जी, अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो कंपनी नहीं है उसे कंपनी कहना चाहे तो वो उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहेगा, लेकिन जो बॉडी कॉर्पोरेट कहेगा तो फिर तीन में से किसी एक तरफ लाना पड़ेगा, या कंपनी लॉ में रजिस्टर करना पड़ेगा, या किसी और लॉ में जो बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं अपने इदारों को, या मुल्क से बाहर। और अगर नहीं रजिस्टर हुआ तो ख्वाहिश, अब अगेन वही वाली बात है, लॉ ने जितना कहा बस उतना, जो नहीं कहा हमने नहीं सोचना, और जो कह दिया वो मानना भी जरूरी है। तो उसने एक इख्तियार दिया कि वो चाहे तो माइनस कर सकता है, तो इस पर अब हमने सवाल नहीं करना कि क्यों माइनस कर सकता है, इसलिए कि लॉ ने कहा। और ये भी नहीं सोचना कि क्या वो ऐड कर सकता है। अगर कहना होता तो वो ये भी कह देते कि मिनिस्टर चाहे तो ऐड कर दे, चाहे तो माइनस कर दे। तो इसका मतलब है डेफिनेशन के दो हिस्से हैं, तीन चीज़ें हैं और दो चीज़ें नहीं हैं, और जो दो नहीं है उनमें से एक ये है जिसको मिनिस्टर माइनस कर देगा, हम भी उसे माइनस कर देंगे। जनरली क्या रीजंस हो सकती है सर? जनरली क्या रीजंस हो सकती हैं? जनरली ये रीजंस हो सकती हैं कि टैक्स की अगर अलग अलग स्लैब उन्होंने डिफाइन किए हुए हों कि इस तरह के सेटअप पे इतना लगेगा, इस तरह के सेटअप पे इतना, और कोई खास तरह का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको मिसयूज करके फ़ायदा उठाना चाह रहा हो तो मिनिस्टर नोटिफिकेशन देते नहीं जी इसको हम उस डेफिनेशन में नहीं काउंट करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी रीजंस होती हैं कि कंपनियों के अलग रूल्स होते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट के अलग रूल्स होते हैं। प्रॉब्लम इस बात की है कि हमारे सिलेबस में बॉडी कॉर्पोरेट के रूल्स भी तो नहीं है ना, जिसमें मुझे उलझन है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पूरे अपने सिलेबस में बॉडी कॉर्पोरेट पे बात ही नहीं करेंगे सर। तो अगर हम बात कर रहे होते तो फिर मज़ा भी आता। तो ये बस इसलिए धक्के वाली डेफिनेशन है। सर ये जो पहली हमने इधर कंपनी पढ़ी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, क्या हम इसे किसी वक्त भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में चेंज कर सकते हैं? क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जा सकती है? यस, ये तीनों तरह की कंपनियां कभी भी दूसरी तरह की कंपनी में शिफ्ट हो सकती हैं। कुछ सेक्शंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है जिनको फॉलो करना है। सेक्शन 46 से सेक्शन 50 ये लॉ ने सेक्शंस दिए इन कंपनियों की कन्वर्जन के। आगे हम कुछ और कंपनियां भी पढ़ेंगे, वो भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो यस, ये कंपनियां कन्वर्ट हो सकती हैं, कब, कैसे, कहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है। सी लॉ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हमने उतना पढ़ना है जितना है, और उसके अलावा दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है परेशान नहीं होना। फिर भी परेशानी है, जेब से मोबाइल निकालना है और उसको चैट जीपीटी को कहना है कि क्या ऐसा हो सकता है, वो कह देगा हाँ जी हो सकता है। बस उसकी ज़्यादा गहराई में भी नहीं उतरना, चूँकि वो सब पढ़ते जाएंगे, पता लगेगा अपनी किताब साइड पे हो गई और हम एक्स्ट्रा रिसर्च करके ईजी होके बैठ गए। तो याद वो रखना है जो हमारे उसमें है। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन मैं उसके बाद फिर ब्रेक भी लगा दूंगा। तो यस, सेक्शन 46 से 50 अगर आप रिसर्च करना चाहें तो उसमें उन्होंने तरीका बताया हुआ है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि गारंटी ज़्यादातर जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है जी, ये ज़्यादातर जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाते हैं। जी, ये जो गारंटी लिमिटेड है अक्सर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे ही इसमें क्यों अपने आप को रजिस्टर करवा रहे होते हैं, जैसे इन्होंने कहा, क्योंकि जब आप नेट पे सर्च करने लगते हैं तो आपको ज़्यादातर ऐसे इदारे नज़र आते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं। इसलिए कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट है वो उस तरह का वो करना ही नहीं चाहते कि हमारा इतना शेयर कैपिटल होगा, उसमें से इतने पैसे बनेंगे, उससे इतना प्रॉफिट होगा, इतना रिजर्व होगा। जो नॉट फॉर प्रॉफिट है उसमें सारे लोग समाज सेवा के लिए काम करना चाहते हैं। फिर उन्हें दुख लगता है कि हम समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं और अचानक से किसी कॉन्ट्रैक्ट में हमें पलट के करोड़ों का नुकसान ना हो जाए, तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी की छत के अंदर चले जाते हैं और खुल के अपनी जो बेनेवोलेंट एक्टिविटीज़ हैं वो करते रहते हैं। जी सर, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर समझा रहे हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है? वो जिसको पहले दिन से मैं कंपनी बोल रहा हूँ वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो पहले दिन से हम कहते थे एक डब्बे में पैसे डालो, उसके अगेंस्ट शेयर्स निकलेंगे। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वो कंपनी है जिसका एक शेयर कैपिटल है और मेंबर्स ने वो शेयर कैपिटल खरीदा हुआ है। इस कंपनी पे बुरा टाइम आएगा तो कंपनी अपने शेयर कैपिटल के लिए लायबल होगी जितना उसके पास पड़ा हुआ है, और मेंबर की लायबिलिटी जीरो होगी अगर उसने पूरे पैसे दिए हुए थे। लेकिन अगर उसने कुछ पार्टली पेड रखा था, कुछ अनपेड कैपिटल था, तो फिर मेंबर की सिर्फ लायबिलिटी होगी इफ एनी अमाउंट इज अनपेड।
पर सर एक बंदा है, उसकी लायबिलिटी थी, उसने डब्बे के अंदर डालने थे 2 लाख, ठीक है, उसने 1 लाख डाला। उसने 1 लाख डाल दिया। तो वो अभी जब क्या नाम है, वो इस 1 लाख जो उसने नहीं दिया हुआ है, इसके लिए भी लायबल होगा? जी बिल्कुल। अब अगेन कंपनी को जब कोई आके पकड़ेगा तो कंपनी के अंदर जितना पड़ा हुआ होगा कंपनी वहां तक लायबल होगी, और वो जो 1 लाख का गैप आ गया कंपनी की कैपिटल में, वो इस बंदे से पर्सनली इसकी जिंदगी में आके ऐसे कहेंगे कि ये 1 लाख दो, अब चाहे घर के एसेट बेच के दो, मोबाइल बेच के दो, हमें ये 1 लाख चाहिए। और सर ये जो वो होता है, आपने बैंक से लोन लेना है, ठीक। तो आपके वो कैपिटल जो कंपनी का है वो जाएगा अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो? जी, अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं तो जो हमारा पेड अप कैपिटल है, हमारी लायबिलिटी वहां तक होती है, रिजर्व्स वगैरह नहीं, पेड अप कैपिटल। ये 2 लाख वाला जो था, 1 लाख जिससे नहीं दिया हुआ, ये भी ऐड होगा उसको? जी बिल्कुल। अब अगेन कंपनी का कैपिटल कितना है? कंपनी का कैपिटल है 20 लाख, जिसमें से पेड अप कितना है? 19 लाख, और अनपेड कितना है? 1 लाख। 19 लाख कंपनी पाबंद है, 1 लाख वो बंदा पर्सनल कैपेसिटी में पाबंद है। जी। और सर यहाँ अगर हमने कंपनी शेयर बाय गारंटी में पढ़ा था कि वो जो गारंटी देते हैं कि अगर बाय डिफॉल्ट हम डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर ये 2 लाख अगर किसी ने गारंटी के तौर पे लिखवाया तो 2 लाख देगा? जी, अगर गारंटी लिमिटेड कंपनी में आपने गारंटी की अमाउंट बताई है तो उस अमाउंट तक आप पाबंद है। यस सर। और सर यहाँ पे अगर उस बंदे ने कहा कि मैं बाद में दूंगा, ठीक है, अब उसके पास कोई रिजर्व भी नहीं बचा है और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा? जी, अब अगर एक बंदे ने कहा, गारंटी दी कि भाई मुझे मुश्किल वक्त आया तो मैं पैसे दूंगा, अब जब मुश्किल वक्त आ गया तो उसने पैसे दे दें 2 लाख, उससे पैसे मांगे, उसने कहा है ही नहीं मेरे पास। जब एक बंदे को कानूनी तौर पे पैसे देने हो और वो कहे मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। कोर्ट एक बंदे को भेजती है, वो उसके सारे रिकॉर्ड चेक करता है कि उसके पास कितने एसेट्स लायबिलिटीज़ हैं, फिर उसके एसेट्स की नीलामी होती है, फिर वो जितने भी लेंडर्स हैं उनको जितना दिया जा सकता है उतना देते हैं। जब एक बंदा बिल्कुल कंगाल हो जाए तो उस पर ठप्पा लगा देते हैं कि ये इनसॉल्वेंट हो गया है, उर्दू में दिवालिया हो गया है। आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा, जी फलाना दिवालिया हो गया, कंपनी दिवालिया हो गई, बंदा दिवालिया हो गया। तो दिवालिया होने का या इनसॉल्वेंट होने का मतलब है कि एक बंदे के जितने भी अवेलेबल पर्सनल प्रोफेशनल जितने भी एसेट्स थे सब खत्म हो गए हैं। अब उस बंदे के पास कुछ नहीं बचा, बस अब वो सिर्फ एक इंसान है जिसके बदन पे कपड़े हैं और जो कि बस तो 1-2 दिन का खाना खाने की सकत रखता है, उसके अलावा इस बंदे के पास कुछ नहीं बचा। सर उसकी जातियात को अटैक किया जाएगा? जातियात को 100% अटैक किया जाएगा। अगर उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है अपनी बीवी के नाम पे रखी है तो उसको? अब अगेन इन्होंने क्या जातियात पे अटैक करेंगे? हम जरूर ये देखेंगे कि एक बंदे ने गारंटी दी हुई और उसने देखा मेरी कंपनी गड़बड़ करने लगी है, 2 दिन पहले अपने एसेट उठा के बीवी के नाम पे डाल दिए, भाई को गिफ्ट दे दिए। तो होता ये है कि पिछले 1 साल में जितने गिफ्ट दिए होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। पिछले 1 साल में जो भी इस तरह के काम होते हैं बाय लॉ, कानून कहता है सारे लॉज एक साइड पे, इंसॉल्वेंसी का बड़ा मजबूत लॉ है, वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेंडर्स हैं वो इस तरह की सारी चालाकियों को ऑब्जर्व करते हैं और उसको रिवर्स कर देते हैं। लेकिन अगेन इस एक जुमले के ऊपर कम से कम 5 लेक्चर्स हो सकते हैं कि वो प्रोसेस कैसे होता है। वो 5 लेक्चर्स के बाद आप कहेंगे सर ये जो हमने सारा पढ़ा किताब में गया, तो मैं आपसे कहूँगा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो आप कहेंगे सर आज के दौर में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो मैं चैट जीपीटी से भी पूछ सकता हूँ, गूगल से भी पूछ सकता हूँ। तो कंपनी लॉ में ना मैं अक्सर आपके सवालों के जवाब देने के बाद फिर बैकफुट पे आऊँगा, मैं कहूँगा भाईजान सिलेबस कहीं और जा रहा है, ये ब्रेक नहीं लगाएंगे ना तो हम सिर्फ तहकीक करते रह जाएंगे। तो तजस्सुस अपनी जगह, मैं जवाब भी ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं कुछ जगह ज़रूर ब्रेक लगाऊंगा कि अब इस इंसॉल्वेंट बंदे को रहने दें इंसॉल्वेंट। कंपनी लॉ ने वही जिस तरह से मैंने कहा था ना, अदालत तक पहुंचा के वापस आ जाए, अब भूल जाएं कि अदालत में क्या चल रहा है। तो इसी तरह से अगर एक कंपनी पे बुरा वक्त आएगा और एक बंदे ने गारंटी दी है तो यस उससे कंपनी लॉ कहता है उस बंदे से पैसे मांगे जाएंगे। अब उससे हुकूमत कोर्ट पैसे कैसे मांगेगी, उसका कैसे एग्जामिनेशन होगा, पुलिस वाले कैसे तफ्तीश करेंगे, उसके साथ क्या होगा, लेंडर्स को पैसे कितने किस्तों में मिलेंगे, ये तो एक एक चीज के ऊपर पूरी डिबेट है। लेकिन ये करने से कुछ भी नहीं होगा, हम सब परेशान होंगे। स्टिल हर बंदे को शौक होता है जानने का, वो करने का। मेरा ईमेल हमेशा हाजिर है, मुझे ईमेल पे वो 5 सवाल 10 सवाल जितने भी सवाल आपके जहन में ऐसे आते हैं जो आपको लगता है कि सिलेबस से थोड़ा बाहर जा रहे हैं लेकिन आपके ज़ाती नॉलेज बेस को इंप्रूव कर रहे हैं, आप मुझे ईमेल पे भेज दें, मैं तसल्ली से उसके लंबे चौड़े आपको जवाब भी दे दूंगा। उससे क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी और जो है वो आपका जो जानने की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी। अभी तो तीसरा दिन है,
आप अभी से इतने परेशान है, हो सकता है कुछ ऐसे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं जो 4 दिन बाद एड्रेस होने वाले हो, कोई 10 दिन बाद एड्रेस होने वाला है। तो अभी आपने लॉ की स्टूडेंटशिप का तीसरा चौथा दिन गुजारा है, तो अभी तो कहानी बहुत बड़ी है। अभी तो अगर इतना बड़ा टाइम हमने गुजारना है तो पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ना होगा। तो अभी कंपनी के बारे में आपके जहन में बहुत सारे खदशात होंगे, हमने तो बहुत कुछ पढ़ना है अभी कंपनियों के बारे में। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन सर आपने जो डेफिनेशन करवाई थी उसके रिलेटेड ही मैंने आपसे नहीं बिल्कुल, मैं आपके ऊपर तो अटैक कर ही नहीं रहा। आपको ऐसा क्यों लगा? क्या ऐसा लगा कि मैं आपको देख के ये बात कर रहा था? मैं मुसलसल सबको देख के एक कॉमन फलसफा दे रहा था, एक कॉमन थीम दे रहा था इस क्लास की अच्छी सेहत के लिए। ये क्लास ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे तब बढ़ेगी जब हम अपने सिलेबस की भी करीब रहेंगे। जो इधर उधर के सवाल होंगे जो आपको लग रहा होगा रेलेवेंट है, मैं थोड़ा सा उसका हमसे रेलेवेंस बता के और बाद में कहूँगा इससे रिलेटेड मजीद बातें ऐसी हैं जो हमसे ताल्लुक़ नहीं रखती, उससे क्लास आगे चल पड़ेगी। लेकिन तजस्सुस अगर आपको होगा तो वो जो जहाँ मैंने कहा है कि इससे रिलेटेड आगे की बातें, जैसे मैंने कहा सेक्शन 46 से 50, अब हो सकता है एक बंदा जाके वो सेक्शंस देखे और फिर उसके बाद उसका कोई सवाल हो अपनी क्यूरियोसिटी में, तो बाकी क्लास बेचारी परेशान होगी कि सर जब सेक्शन 46 है ही नहीं हमारी किताब में तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन वो बंदा अगर मुझे मेल करे तो हो सकता है मैं उसको एक वीडियो भेज दूं 46 से 50 के दरमियान के, क्योंकि ये सारे सवाल फाइनल में तो एड्रेस होने ही है। ये सारे एज मे बी स्पेसिफाइड फाइनल में 34 लॉ है, जिनमें से एक कंपनीज एक्ट है जिसमें 550 सेक्शंस हैं, जिसके 70 के करीब सेक्शन हमारे सिलेबस में। तो ये जो हमारे सिलेबस के 50 नंबर है ना, उसमें 70-77 सेक्शंस है, और इस कंपनीज एक्ट में असल में 550 सेक्शंस है, और ये उन 34 लॉ में से एक लॉ है जो सीए फाइनल के कॉर्पोरेट लॉ के सिलेबस में है। तो अभी आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी आपने बहुत नॉलेज हासिल करना है। लेकिन एक फियर मैं आपको बता दूं, मैं इसीलिए ये मतलब बिजनेस लॉ कंबाइंड के बारे में पहले दिन भी मैंने कहा था कि हमारा सक्सेस रेट बेहतर इसलिए था कि हम फिर इधर उधर नहीं निकल जाते थे। लॉ ऐसा जालिम चीज़ है कि आप इसमें एक चीज़ पकड़ें और एक दिन तक इधर उधर निकले रहेंगे, पता लगेगा कि आपके सिलेबस की कवरेज नहीं हुई, वो एक दिन चला गया। तो इसलिए एक मशवरा जो मैं आपको हमेशा दूंगा कि ज़रूर सवाल पूछें, उस चीज़ को समझें, लेकिन उसके बाद वापस ज़रूर आना है। हो गई आप एक अलग डायमेंशन में जाके सवाल पूछेंगे अपनी नॉलेज के लिए, मैं वहाँ जाके जवाब दूंगा। जब मैं जवाब दूंगा तो आप उस जवाब में से एक और सवाल निकाल के उससे अगले स्टेप पे चले जाएंगे, जबकि आपने वापस पीछे आना था। कुछ लोग बहुत जानना चाहते हैं लेकिन उसके बाद पता क्या होता है, वो जान के क्लास में समझ तो सब लेते हैं, लेकिन घर जाके वो उन्हें ये नहीं होता कि मैंने अब ये वाला सफ़ा पढ़ना है। उस सफ़े पे मौजूद होते हैं तो वो वाला सवाल जहन में आता है, फिर उससे अगला सवाल जहन में आता है, फिर सोचते हैं ओ कल मैं ये तीसरा सवाल भी पूछूंगा, मज़ा आएगा। तो उससे आपकी नॉलेज बेस तो बहुत मज़ेदार बन जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आप पेपर के लिए बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। तो एक स्किल जो देखिए, आप अगर कोचिंग लेने आए हैं तो टीचर का एक काम है कि आपको वो गलतियों से बचाना है जो लोग करते हैं। तो आपको उस गलती से मैं बचाना चाहूँगा कि आपने सारा कुछ जानना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका मेन फोकस एरिया ये पेपर है जिसको पास करना है। और एडिशनल तालीम या एडिशनल कोई चीज़ अगर है और आप पूछना चाहें तो आपका दरवाज़ा कभी बंद नहीं है। मैं किसी भी मेल को ये नहीं कहता भाई तुमने क्या सवाल पूछ लिया मैं जवाब नहीं दूंगा। आप मुझे मेल कर दें, मैं मेल के अंदर मजीद एडवांस जवाब दे दूंगा, आपकी तसल्ली हो जाएगी। और जवाब के बाद भी कहूँगा कि ये जवाब है लेकिन आपकी किताब में नहीं लिखा, याद आपने वही करना है जो किताब में लिखा हुआ है। तो पेपर में इजाफी इंफॉर्मेशन लिखने के कोई नंबर नहीं है यहाँ। वो कहेंगे कि ये बच्चा कहाँ से लिख रहा है, किताब में तो है नहीं, एवं गप्पे लगा रहा, लगता है चैट जीपीटी से पूछता रहा होगा। तो इसलिए ना एक ज़रूरी स्किल इस पेपर की कि आपने सारा कुछ पूछ के तसल्ली करने के बाद वापस किताब पे आना है और उधर तक रिजिड रहना है। कंपनी लॉ में पिछले 25 साल में एक दफ़ा 2 नंबर का एक पार्ट किताब से बाहर से आया था। ये क्लेम मैं ऑडिट में नहीं कर सकता कि हमेशा किताब में से पेपर आएगा, एमएफए में नहीं कर सकता, बीआईए जो उसका नया नाम है। ये क्लेम सिर्फ यही हो सकता है लॉ के अंदर, कि लॉ के अंदर आईकेप की बाउंड्री है हमारी किताब, वो इससे बाहर कभी भी नहीं निकलेगा, वो हमेशा उसके अंदर से जब वो पूछेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सोचें सब, लेकिन हम कन्फाइन रहें अपनी किताब तक। ये तकरीर अर्ली टाइम पे करने का मकसद यही है कि आप लोगों को क्लियर हो कि हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चलना है। एक और चीज़ भी, एक जो है वो भाई वो कल जब क्लासेज आए तो उसने कहा सर इस रफ्तार से तो पता नहीं सिलेबस ख़त्म होगा या नहीं होगा। हमारे सिलेबस में इन 25 चैप्टर्स में सबसे बड़े 3 चैप्टर्स कंपनी लॉ के चैप्टर 1, 2 और 3 हैं। तो अभी जो चैप्टर आपके हाथ में, आप अगर इसको देख के सोच रहे हैं कि इस तरह के 25 होंगे, तो ऐसा नहीं है।
सिलेबस में 5 चैप्टर्स एक एक सफ़े के भी हैं, कुछ 2 सफ़े के चैप्टर्स भी हैं, 4 सफ़े के भी 4-5 चैप्टर्स हैं। तो वो ये इस चैप्टर को देख के थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि ये यही गेम चलेगी, तो ऐसा नहीं है। 25 चैप्टर्स में ये गेम नहीं चलेगी। इस सी लॉ के भी सबसे बड़े चैप्टर 1, 2, 3 है, और बी लॉ सी लॉ कंबाइन करके भी किताब के सबसे बड़े चैप्टर लॉ सी लॉ वाली साइड के पहले 3 चैप्टर्स हैं। और ये 1 और 2 चैप्टर वो हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आई कैप का उतना फोकस नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें पहले बेस तो समझनी है ना, कंपनी क्या होती है। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी का लफ्ज दर्जनों जगह आया है, तो पहले दिन हमें रुक के समझना तो होगा। तो जो मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो है वो 2 बोर दिन होंगे, वो बोर दिन गुजर गए। अब आगे मज़े मज़े की बातें हैं, अब उतने खुश्क अल्फाज नहीं हैं, और अब बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे। तो क्या यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? कोई रेलेवेंट सवाल जो कल के लेक्चर से रिलेटेड था और वो हमारे सिलेबस के एम्बिट में भी हो? जी सीला के पेपर अकेले होता था जी क्रैमिंग के अलावा सवाल आते थे? जी, जब सीलो का पेपर अकेला होता था तो क्या क्रैमिंग के अलावा सवाल आते थे? यस आते थे, लेकिन चूंकि उनकी आदत नहीं बनी हुई थी तो उन्होंने 3 चैप्टर पकड़े हुए थे, उसी में से सारे लॉजिकल सवाल बनाते थे। और हम हमेशा पहले दिन बच्चों को बताते थे कि ये 12 चैप्टर्स में से 8 चैप्टर तो सीधे सीधे क्रैमिंग है। अभी भी जब वो वाले चैप्टर आएंगे तो मैं एक्स्ट्रा अलर्ट होकर आपको बताऊंगा कि ये वो चैप्टर्स हैं जहां सीलो अकेले के वक्त आई कैप लॉजिकल पे चला गया था, तो उन चैप्टर्स पे थोड़ा सा एहतियातन हम लॉजिकल साइड को जरा ज्यादा कवर कर रहे होंगे। जी, क्या हमें कंपनियों की तीनों कैटेगरी समझ आई? यस सर। क्या घर जाके आपने वो 3 हिस्सों वाला और 2 हिस्सों वाला निज़ाम दोबारा से गौर किया? कुछ नंबर्स वगैरह को वो करके, तो आपने ये करना है, चूंकि आप कंपनियों में जाएंगे तो चीज़ें इस तरह से चल रही होंगी, और ऊपर से निज़ाम बड़ा अजीब से, हम पढ़ते इधर मिलियन बिलियन में सवालों में। आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे लोग पंजाबी में बातें कर रहे होते हैं, या 53 करोड़ दी एंट्री पा दे। अब एक जो है ना वो जन जी बच्चा जो है कहेगा ये 53 पता नहीं क्या चीज़ है, तो चैट जीपीटी पे आके कहेगा ये व्हाट इज 53। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम जाएंगे तो देसी माहौल में ही ना, और पढ़ रहे हैं विलायती माहौल, तो इसलिए अपने आप को ना थोड़ा सा एडजस्ट रखना होगा लोकल माहौल के हिसाब से भी। तो अच्छा है कि आपको उर्दू वाली गिनती भी आती हो। आप वहाँ जाके कहें जी नहीं मुझे मिलियन बिलियंस में बताओ, तो वो कहेंगे यार ये अजीब ही मम्मी डैडी सा बच्चा आ गया। तो इसलिए ना हम पाकिस्तान में देसी माहौल के हिसाब से भी रहे हैं, आपको उर्दू की गिनती भी पता होनी चाहिए, इंग्लिश का निज़ाम भी पता होना चाहिए, करोड़ अरब वगैरह और मिलियन बिलियन और इनकी आपस की कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए। 3 तरह की किस्में देखी कंपनी की, बट किताब का पेट नहीं भरा। उसने कहा 2 और किस्में भी होती हैं। बाय टाइप ऑफ लाइबिलिटी कंपनी की 3 किस्में हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कंपनी की कुछ और कैटेगरीज भी हैं। मेरे पास एक पैगाम आया है, एक सेशन जो होना था ठीक है, वो लोग जो कि इस वीक साथ साथ आके ज्वाइन करते रहे। एक तो ये है कि जो लोग बीच में ज्वाइन करते हैं उन्हें बताते हैं कि हम यूट्यूब पे डेली वहाँ पे लेक्चर मौजूद है। ऐसे में डाटा के ऊपर सर अली इमरान कल सैटरडे को पूरे वीक का एक रिकैप कराने का एक रिवीजन लेक्चर रखा है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर लोग यूट्यूब भी नहीं देख रहे तो कम से कम उस एक क्लास में आ जाएं। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने 1-2 दिन बाद ज्वाइन किया या कुछ और इस तरह से करके, तो कल एक रिवीजन क्लास वो रख रहे हैं। एक ओवरऑल ओपन हाउस सेशन होता है। इसमें क्या होता है कि अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होते हैं, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो सर इस तरह के सेशंस अक्सर करते रहते हैं। तो कल सैटरडे गालिबन 2 बजे से ऑनवर्ड जो है उनका 2 बजे, हमारी क्लास कब है? 2 बजे ख़त्म होती है। कल टेस्ट है, तो टेस्ट भी क्लास है, मतलब वो एक ऑफिशियल हिस्सा है। तो टेस्ट दे के आप उस क्लास में पहुंच जाएं। अगर वो क्लास वो करनी है, नहीं तो टेस्ट दे के आप टेस्ट जल्दी कर लें तो जल्दी फ्री हो जाएं। पहला टेस्ट है तो ज़रा हाथ भी होला ही होगा। तो कल 2 बजे डाटा के ऊपर एक रिवीजन सेशन है, जो इस पूरे हफ्ते जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको वो कवर करवा रहे होंगे। तो आप उसको एक दफ़ा अगर आपको लगे कि आपको ज़रूरत है तो उसे अटेंड कर लीजिएगा। आप डाटा पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप डाटा नहीं पढ़ रहे और अभी कंफ्यूज हैं कि डाटा पढ़ूँ या लॉ पढ़ूँ, ये भी तो चल रहा होता है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में अगर एक सब्जेक्ट शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और उसको आगे लेके चलना चाहिए। फिर भी कल की अनाउंसमेंट मेरे पास आया था मैसेज, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। कंपनी बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट 2 तरह की होती है, पब्लिक और प्राइवेट।
जब आप एक कंपनी बनाते हैं तो कंपनी बना के आप कभी कभी चाहते हैं कि इसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो और कभी कभी आप चाहते हैं कि मैं इसको रिस्ट्रिक्ट रखूं। तो एक कंपनी की एक खास किस्म है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कहते हैं उस कंपनी को जिसके मेंबर्स 50 से ऊपर ना हो। एक ऐसी कंपनी जो अपने लॉस के अंदर, अपने आर्टिकल्स के अंदर, अपने जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस लगा दे। पहले ज़बानी सुन लेते हैं, फिर मैं आपको इंग्लिश भी दिखा दूंगा। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है? 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। दूसरी रिस्ट्रिक्शन, इसके मेंबर्स अपने शेयर्स आराम से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। याद है हमने कहा था कंपनी में तो खुल्लम खुला ट्रांसफ़र होता है। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो फिर आप अपने शेयर्स बगैर बाकियों से पूछे आराम से नहीं बेच सकते। इसके शेयर ट्रांसफ़र करने पर रिस्ट्रिक्शन होती है। तीसरा, इसमें आप जनरल पब्लिक को बुला नहीं सकते कि आओ हमारी कंपनी बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, आओ तुम भी हमें पैसे दो और हमसे शेयर्स खरीद लो। आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारे शेयर्स में सब्सक्राइब करो, कि अप्लाई करो और हमसे शेयर्स खरीद लो। तो ये 3 तरह की पाबंदियां एक कंपनी अगर अपने ऊपर लगा ले तो वो पब्लिक नहीं रहेगी, वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। जब आप कंपनी बना रहे होते हैं तो आपने SECP रजिस्ट्रार, जो अथॉरिटीज़ हैं, इनको बताना होता है कि हम कौन सी तरह की कंपनी है, वो वाली या वो वाली। हम लिमिटेड बाय शेयर हैं, गारंटी है या अनलिमिटेड है, ये बताना होता है। और फिर ये बताना होता है कि आज हम पब्लिक हैं या प्राइवेट। आप एक दफ़ा पब्लिक बने हैं तो कल को प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्राइवेट बने हैं कल को पब्लिक भी हो सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने का भी लॉ ने तरीका बताया हुआ है उन्हीं सेक्शन में जिनका मैं जिक्र किया था, सेक्शन 46 से 50 के दरमियान। लेकिन पहले दिन एक कंपनी जो अपने आप को बिल्कुल पाबंद कर ले, क्या 3 रिस्ट्रिक्शंस बताई? कोई सी 2 रिस्ट्रिक्शन जहन में है? 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, गुड। और शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। कोई तीसरी बात आपके जहन में? पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। इतनी फंसी हुई कंपनी क्यों बनानी है? कंपनी तो बनाने का मकसद है कि खुल के खेलो। तो ये इतनी दबी हुई, इतनी फंसी हुई, इतनी रिस्ट्रिक्टेड कंपनी का क्या फ़ायदा? सीक्रेसी। मैं एग्जांपल देता हूँ। 7 दोस्तों ने मिलके कंपनी बनाई और उन्होंने सोचा कि हम 7 दोस्त मरते दम तक एक दूसरे का साथ देंगे। और ये कंपनी जो है ना, बस हम 7 लोगों ने बनाई है तो एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के वचन दिया कि ये कंपनी बस हमारी रहेगी और इसमें बाहर के बंदे नहीं आएंगे और हम ही इसके मालिक रहेंगे। कंपनी चली और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना शुरू हो गई। एक दिन एक सेठ आया, उसने उन 7 में से 4 लोगों से कहा कि ये कंपनी में मुझे एंटर होना है, मुझे शेयर्स भेज दो। उन 4 लोगों ने कहा जी हमने अपने दोस्तों को पक्का वादा और कसम दे के कहा है कि हम साथ नहीं छोड़ेंगे और हम इस कंपनी में रहेंगे। सेठ ने जेब से नोटू निकाल के मेज़ पे रखे। उन्होंने कहा हाँ वादा किया, लेकिन पता नहीं वो उस दिन शायद हम जोश में थे, लेकिन नहीं हम अभी रिकंसिडर करेंगे। उसने थोड़े से और नोटू निकाल के रख दिए। तो उन्होंने कहा वो तो बचपने का वादा है, वो तो होता है, वो बंदा शुरू में इस तरह से करके। आप बताएं कितने शेयर्स चाहिए? 4 दोस्तों ने सेठ को शेयर बेचे और निकल लिए। अब ये 7 दोस्त जो सोचते थे कंपनी हमेशा मिलके हम चलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और हम हमेशा होंगे, डिसीजन मेकिंग भी हमारी होगी। अगले दिन 3 दोस्त जब कंपनी में आए तो सामने एक रिवॉल्विंग चेयर पे सेठ बैठा हुआ था, गोल गोल घूम रहा था। उन्होंने कहा जी आप कहाँ से यहाँ पे? उसने कहा जी मेरा हक है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा आपका कहाँ से हक है? ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे बाप की कंपनी है या तुम्हारी कंपनी है। उसने कहा मेरी ही तो कंपनी है, कौन हो तुम लोग? मगर क्या बात कर दी, हम 7 दोस्तों की कंपनी है। उसने कहा भाई कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स मेरे पास हैं आज। अब यहाँ वो होगा जो मैं कहूँगा, तो तुम लोग अपनी कुर्सियाँ उठाओ, दूसरे कमरे में जाओ। बड़े दुखी होंगे जब वो 3 बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे होंगे कि कंपनी बनाते हुए या कंपनी को चलाते हुए हमसे क्या गलती हुई। तो एक बंदा कहेगा यार हम जज्बात में बह गए थे, हमने सिर्फ ज़बानी वादा लिया था, काश उस वक्त कुछ ऐसा कर लेते कि ये हरकत ना होती। तो दूसरा दोस्त अचानक से उसने सर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा यार वो जुम्मे वाला लेक्चर मैंने छोड़ दिया था जिस दिन सर प्राइवेट कंपनी का तरीका बता रहे थे। अगर मैंने उस दिन वो लेक्चर अटेंड किया होता तो आज मुझे ये बात पता होती कि कंपनी को बनाते वक्त रिस्ट्रिक्ट कर दो कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये हम 7 दोस्त हैं,
ये हमारी प्राइवेट कंपनी है, इसमें किसी और बंदे को बाहर से हम बुलाएंगे भी नहीं और हमारे मेंबर्स बगैर हमसे पूछे शेयर्स बेचेंगे भी नहीं और मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक हो सकते हैं। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शन से क्या होता है, ये जो फैमिली बिजनेस शुरू होते हैं, जो दोस्त वगैरह कंपनी शुरू करते हैं, वो शुरू से ही कंपनी को एक छोटा सेटअप रखते हैं प्राइवेट। प्राइवेट का ये मतलब नहीं कि वो कम पैसे होंगे उनके पास, प्राइवेट का मतलब है कि उसमें बाहर की आम जनता इतने आराम से ओनरशिप में उसके नहीं घुस सकती। तो जब आप कंपनी को बनाते वक्त बाउंड रखें और अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा लें तो ये बन जाती है प्राइवेट कंपनी। समझ आई? 3 रिस्ट्रिक्शन अगर आप अपने आर्टिकल्स में, अपने रूल्स में डिफाइन कर लें कि हम 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं रखेंगे, शेयर्स ट्रांसफ़र करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें और हम पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे कि आओ हमारे शेयर, डिबेंचर या इस तरह की चीज़ें खरीदो, ये तीनों की तीनों रिस्ट्रिक्शंस अगर होंगी तो ये क्या कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत सी डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी की, बड़ी क्यूट लगती है मुझे। वो कहते हैं पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो हमारे लॉ की सबसे आसान और सबसे क्यूट डेफिनेशन यही है कि अगर आपसे कोई पूछे पब्लिक कंपनी क्या होती है, आप कहेंगे जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक होती है। पब्लिक कंपनी अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो फिर प्राइवेट कंपनी कौन सी है? कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर्स के साथ ये रजिस्टर होगी। एंड इट रिस्ट्रिक्ट, रुकावट लगा देती है क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50, ब्रैकेट को बाद में देखेंगे। राइट टू ट्रांसफर द शेयर बाय इट्स मेंबर सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दैट। इस जुमले का मतलब होता है सिवाय उसके जहां लॉ हमें कह देगा, यानी अगर लॉ ने बदमाशी करनी हुई तो लॉ के पास इजाजत है, लेकिन हमारा क्या रूल है कि हमारे मेंबर्स अपने शेयर आराम से ट्रांसफर नहीं करेंगे। तीसरा, इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक की तरफ से वो जो एप्लीकेशंस आती हैं कि मुझे आपके शेयर्स चाहिए, आपके शेयर्स, डिबेंचर, रिडीमेबल कैपिटल, इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ अब आप आगे आ गए हैं, तो आप अपने अकाउंटिंग और उसमें पढ़ेंगे कि सिर्फ शेयर्स नहीं होते, कुछ और भी शेयर्स जैसी चीज़ें होती हैं। बल्कि वो हो PRC पढ़े हुए बच्चों के सामने मैं क्या बातें कर रहा हूँ, आपने डिबेंचर्स भी पढ़ा हुआ है, आपने रिडीमेबल कैपिटल भी फिर सुन रखा हो शायद, सिक्योरिटीज़ भी। तो आप तो भाई PRC इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ के आ रहे हैं। तो ये 3 तरह की रिस्ट्रिक्शन। ये जो 50 वाली रिस्ट्रिक्शन है ना, इसमें एक शॉर्टकट उन्होंने दी है। उन्होंने कहा जो जॉइंटली शेयर होल्डर्स होंगे उनको 1 काउंट करेंगे। भाई कंपनी 48 मेंबर्स पे पहुंची हुई है और एक मेंबर की डेथ हो जाती है और उसके 4 बच्चों को शेयर्स मिल जाने हैं। जब डेथ हो गई तो 48 से 47 हो गए मेंबर्स। जब ये चारों आएंगे 51 हो जाएंगे और मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 50। तो वहाँ पे फिर लॉ ये कहेगा कि काम कर लो, 2 भाई मिलके शेयर्स ले लो। जब लोगों ने कलेक्टिवली मिलके शेयर्स लिए हुए होते हैं, सेम शेयर्स 2-3 लोगों ने जॉइंटली ओन किए हुए होते हैं, तो उनको हमने 1 टाइम काउंट करना है इस गिनती के अंदर। याद रहेगा? तो इस 50 वाली रिस्ट्रिक्शन में एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर आप ज़्यादा लोगों को कम काउंट करवाना चाहें तो उनके पास जॉइंट शेयर होल्डिंग हो तो वो मिलके सिंगल काउंट होंगे। जी प्रॉफिट 1 का काउंट करके मिलेगा कि 4 का? जी, उनको जितना उन शेयर्स के अगेंस्ट, क्योंकि अब हम प्रॉफिट इंसानों के हिसाब से नहीं दे रहे, हम हिस्सेस के हिसाब से दे रहे हैं। याद है? पर शेयर इतना प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट हम उनको दे देंगे। वो जो 4 लोग हैं उनमें से किसी एक का, जो उनमें से सबसे सीनियर होगा, उसका नाम रजिस्टर पे लिखेंगे, उसी को ही हम वो बना देंगे उन सबका प्रिंसिपल के। हाँ भी ये हमसे डील करेगा बाकी सबके बिहाफ पे। जी सर, दूसरे वाले पॉइंट में जिस तरह आपने बोला कि जहाँ पे लॉ को मर्जी चले, जी जी सर अगर इस तरह हो जाए कि कंपनी डिफॉल्ट कर जाए या कोई इशू हो जाए, ठीक, तो वो लॉ अगर बोल दे कि यार आप शेयर दे दो। हाँ बिल्कुल, असल में लॉ ने इसलिए अपने पास ऑप्शन रखी है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो हो सकता है लॉ कह दे। लॉ ने इसीलिए अपने पास गुंजाइश रखी है कि वो मुश्किल हालात में, अजीबोगरीब हालात में ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही शेयर्स ना खरीदे बेचे जा सकें। लॉ इंटरवीन करेगा और इनसे फिर वो शेयर्स वगैरह, भाई एक बैंक के पैसे लेके पी के बैठ गए और नहीं दिए पैसे, और अब ये मेंबर्स गायब हुए हुए हैं, तो फिर ज़बरदस्ती इनके शेयर्स उठ के बैंक के पास चले जाएंगे ताकि ऑनवर्ड बैंक उन शेयर्स का या उस कंपनी के उतने फीसद हिस्से का मालिक बन जाए। तो लॉ जब चाहे इंटरवीन कर सकता है, लेकिन कॉमन रूल क्या है? राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है, अनलेस लॉ कुछ कह दे। तो लॉ कह दे तो लॉ तो हमेशा भारी है। सर शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे? जी, शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन।
जैसे वालिदैन के शेयर बच्चों को बगैर ट्रांसफ़र किए उनकी डेथ पे ऑटोमेटिकली विरासत के कानून के मुताबिक चले जाएंगे। सर ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितने लायबल है। जी अब अगेन ये डिपेंड करता है, गवर्नमेंट ये देखिएगी कि कौन से शेयर किसको किस वजह से जाने चाहिए। अगर तो वो पैसे नहीं दे पा रहा और उसके पास शेयर्स हैं तो फिर लॉ, या तो मैंने कहा था लॉ देखेगा उस बंदे के क्या क्या एसेट्स हैं, वो एसेट्स फिर उसकी नीलामी होगी। तो उन एसेट्स में शेयर भी तो एक एसेट है। तो कई दफ़ा कंपनी को कोई मसला नहीं था, एक बंदे की इंसॉल्वेंसी हो गई तो अदालत ने उसकी जब एसेट्स नीलाम करवाए तो उसके पास प्राइवेट कंपनी के शेयर्स थे, तो लॉ ने कह दिया भाई यहाँ ये शेयर बेचे जा सकते हैं क्योंकि ये सिचुएशन बन गई है। अब ये जो प्राइवेट कंपनी हमने पढ़ी है इसकी एक बड़ी स्पेशल फॉर्म होती है जिसका कल मैंने जिक्र किया था कि मैं आतिफ आब्दी नाम की कंपनी बना लूँ, सिंगल मेंबर कंपनी। प्राइवेट कंपनी की स्पेशल केस में नॉर्मली प्राइवेट कंपनी कितने बंदों से बनती है? 2 से, लेकिन एक स्पेशल केस में सिंगल मेंबर कंपनी जिसमें सिंगल मेंबर होता है वही कंपनी का डायरेक्टर भी होता है। और इन कंपनियों को नॉर्मली इनके नाम के साथ एसएमसी प्राइवेट लिखते हैं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि ये कंपनी और दूसरी कंपनियां सेम तो नहीं। तो अगर एक कंपनी अकेले ही बंदे की कंपनी है तो उसके साथ बड़ा वाजे करके एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी हाइफन पीवीटी या प्राइवेट कि एसएमसी प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी की 2 किस्में, एसएमसी या रेगुलर प्राइवेट कंपनियां और फिर पब्लिक कंपनियां। पब्लिक कंपनी की 2 किस्में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। जानते हैं ना क्या है लिस्टेड? जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हुई है, जिसके शेयर्स में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो सकती है। और अनलिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है, ओलेक्स पे ट्रेड हो जाएंगे, आपस में मिलजुल के ट्रेड हो जाएंगे। तो प्राइवेट की तरह रोके हुए नहीं है, लेकिन लिस्टेड तो एक पूरी मार्केट मौजूद है, वहां बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। और अनलिस्टेड मार्केट में नहीं हो रही लेकिन अदरवाइज हो रही है, प्राइवेटली बाइंग सेलिंग हो रही है। तो अभी वो जो हम टाइप्स ऑफ कंपनी वाले उस सेटअप में चल रहे हैं उसका एक अगला दिन था, आज चूंकि जुम्मा था, और दूसरा अभी हम आहिस्ता आहिस्ता लाइजोन में आ रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता सिंक हो रहे हैं, क्योंकि अभी शुरू में आपके सवाल भी हैं और कुछ परेशानियां भी हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक पैटर्न डेवलप कर लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हम लोगों ने एग्जैक्टली सिस्टमेटिक कैसे चलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आज अभी तक जितना पढ़ा है सिर्फ इतना ही टेस्ट में आएगा। अब जब इतना सा पढ़ा है तो उसमें हम किसी भी किस्म का भयानक रट्टा भी पूछ सकते हैं, कोई थोड़ा सा सवाल घूम के भी पूछ सकते हैं कि ज़रा देखें आप उस तरह के सवाल को कैसे आंसर करते हैं। तो जब आप एक दफ़ा टेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीक में एक दिन हम निकाल के ये देखेंगे कि ICAP में सवाल किस तरह के आते हैं और हमने किस तरह के सवाल को कैसे टारगेट करना होता है। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको एक दफ़ा टेस्ट के सामने भेज दूंगा ताकि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें कि इस तरह के सवाल के साथ मैं क्या करूँ। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल ICAP में अप्रोच क्या होती है। तो कल एक क्यूट सा प्यारा सा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, दरमियाने साइज़ का एक टेस्ट होगा। आप टेस्ट देंगे तो आपके ऊपर मज़ीद कोई जहमत नहीं होगी। मैं उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा जी आप 35 मिनट में फ्री हो गए, चलो जी मैं आ गया, अब आगे पढ़ते हैं। तो कल पढ़ाई लेस डे होगा, इसका मतलब है आज जब आप घर जाएंगे तो आपने कल का हक आज अदा करना है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं।